नेक्स्ट आगे अब चैप्टर नंबर 2 है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। इसमें सबसे पहले हम ये समझेंगे एसिड्स क्या होता है। तो एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशंस में H प्लस आयंस फॉर्म करके देता हो। जैसे कि HCl को अगर हम वाटर में डिजोल्व कर दिए तो जो H प्लस है और Cl माइनस है ये दोनों अलग अलग हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि वाटर में HCl को डिजोल्व करने के बाद हाइड्रोनियम आयन भी हमें मिलते हैं। कैसे? तो HCl को हम वाटर में डिजोल्व किए तो H प्लस और Cl माइनस आयन्स तो हमें मिला ही था। अब यही जो H प्लस आयन्स है वाटर के और भी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से ये जो H प्लस आयन है फिर से दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर देता है। अब यहाँ पे आप लोग को कुछ इनऑर्गेनिक एसिड और कुछ ऑर्गेनिक एसिड के नाम हमने दे दिए हैं। जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये जनरली स्ट्रांग होते हैं, जैसे ये सब कुछ आपको स्ट्रांग एसिड दिखाई दे रहे होंगे। एंड कुछ यहाँ पे आपको वीक एसिड भी दिखाई दे रहे हैं जो कि इनऑर्गेनिक है। जबकि जितने ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये सब सारे ही वीक होते हैं, इसको याद रख लेना। अब यहाँ पे कुछ आपको नेचुरल सोर्सेज के नाम दे दिए हैं, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है वो दिया हुआ है। जैसे ऑरेंज और लेमन में साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, या फिर एब्जॉर्बिक एसिड भी हम प्रेजेंट हम होता है कह सकते हैं। टैमरिंड या ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो या स्पिनच में ऑक्जेलिक एसिड होता है। एंट या बीक स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। विनेगर में एसिडिक एसिड होता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड। एप्पल में मैलिक एसिड होता है। यूरिन में यूरिक एसिड। ओलिव ऑयल में ओलिक एसिड। और फैट्स में स्टीयरिक एसिड होता है। एसिड का क्लासिफिकेशन को देख लो कैसे इसको बांटा गया है। तो पहले देखते हैं इसके स्ट्रेंथ के बेसिस पे। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे दो भाग में बांटा गया है, स्ट्रांग और वीक एसिड। स्ट्रांग एसिड क्या होता है? तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे ऊपर हमने देखा था कि H प्लस और Cl माइनस जो था ये कंप्लीटली दोनों अलग हो गया था जो HCl था। और वीक एसिड क्या होता है? जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। अगर हम सोर्सेज के बेसिस पे बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड होता है कि दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड सारे ही वीक एसिड होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो वीक भी हो सकता है और स्ट्रांग भी हो सकता है। ऊपर एग्जांपल भी हमने आप लोग को दिखाया था। कॉन्सेंट्रेशन के मामले में यहाँ पे देख लो दो भाग में बांटा गया है। पहला होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, वाटर की मात्रा कम होगी। डाइल्यूटेड एसिड यानी कि इसमें एसिड की मात्रा कम होगी और वाटर की मात्रा ज्यादा होगी, उसको हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। आगे है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी, तो पहले टेस्ट का बात कर लेते हैं। एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। इसका अगर फिजिकल स्टेट का बात करें तो जो एसिड्स होते हैं वो जनरली सॉलिड या फिर लिक्विड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर में। वहीं जो HCl होता है जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन होता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का, तो इसको याद रख लेना, एग्जाम्पल है इसका। जो एसिड होता है वो जनरली गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, यानी कि इसको अगर वाटर में आप डिसॉल्व कर दो तो ये डिसोसिएट कंप्लीटली हो जाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। इससे पता चल रहा है कि ये क्या है? एक गुड इलेक्ट्रोलाइट्स है। अगला है जो एसिड होता है वो कोरोसिव नेचर का होता है। मिनरल्स एसिड यानी जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, खास करके ये हमारे स्किन को जला सकते हैं अगर वो टच में आ जाए, तो हम एसिड के टच में नहीं आना चाहिए। साथ ही कुछ खाने की भी चीज़ें हो उसको भी जला सकता है। क्लॉथ्स हो, लकड़ियाँ हो, सबको वो जला सकता है, तो इस वजह से ये कोरोसिव नेचर का होता है। अच्छा, जो एसिड होता है वो इंडिकेटर के कलर को भी चेंज कर देता है। आगे हम इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है अगर एसिड के कांटेक्ट में ब्लू लिटमस पेपर आता है तो। ऐसे आगे और भी टाइप हम आपको बताएंगे इंडिकेटर के बारे में। आगे है एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, इस तरह के मेटल के साथ अगर एसिड रिएक्ट करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। हाइड्रोजन गैस का पहचान क्या है? तो पॉप साउंड होके निकलता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है, अगर नाइट्रिक एसिड यही सब मेटल के साथ रिएक्ट करे तो फिर ये साल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं करेगा। साल्ट तो फॉर्म करेगा लेकिन हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं करेगा, वो फॉर्म करेगा वाटर। तो एक्सेप्शन याद रख लेना कि ऐसे तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड ऐसा है जो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करके हमें देता है। और एक्सेप्शन के ऊपर एक्सेप्शन ये भी याद रख लेना है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वहीं अगर मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ फिर रिएक्ट करता है ना, तो सेम बिहेव करेगा, यानी कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म करेगा। अब ऐसा क्यों है सर? HNO3 ऐसा, इसमें क्या बात है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है नाइट्रिक एसिड को, इस वजह से ऐसा होता है। अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ मेटल के नाम दिखाई दे रहे होंगे जो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है।
क्या फॉर्म कर रहा है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस, उसका एग्जाम्पल है, चाहो तो इसको आप याद कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस और कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस हमने नाम लिख दिए हैं, इससे याद करके आप कोई भी केमिकल रिएक्शन बना सकते हो, रिएक्शन या कोई फॉर्मूला आप बना सकते हो, तो इसको आप याद कर लेना, ये आपके काम का है। अगला है रिएक्शन विथ बेस। अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे तो इसको तो खैर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते ही है, और एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट और वाटर। यहाँ पे देखो बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट और वाटर मिला। नेक्स्ट आगे प्रॉपर्टी नंबर 3 है रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड। अगर एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे, एसिड अगर मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो सॉल्ट और वाटर हमें फॉर्म करके देता है, और जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो नेचर में बेसिक होता है, इसको ध्यान में रखना। जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट और वाटर मिला, और मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक। अगर एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, फॉर्म करेगा साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब जैसे यहाँ पे मेटल कार्बोनेट है, ये एसिड है, एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट दिया, वाटर फॉर्म किया और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया। चैप्टर 1 में भी हमने आप लोग को बताया था CO3 रहेगा रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में CO2 मिलने ही मिलना है, तो रिएक्शन के लिए याद रख लेना। यहाँ पे भाई देखो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करके साल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करके दे रहा है। तो ओवरऑल हमने इस चीज को पढ़ा। बेसिस क्या होता है, तो वैसे सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में हमें OH माइनस आयंस फॉर्म करके देता हो, जैसे देखो NaOH को डिजोल्व किए वाटर में तो Na और OH अलग अलग हो गया। बेसिस जो होता है वो जनरली सोपी होता है टच में, जैसे सोप, साबुन क्या होता है, सोपी होता है टच में। कुछ बेसिस सॉल्युबल होते हैं, कुछ बेसिस इनसॉल्युबल भी होते हैं। अब जो बेसिस सॉल्युबल होते हैं वाटर में उसको हम अल्कलीज कहते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों ही हो सकता है, जैसे यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग बेस कुछ वीक बेस के नाम दे दिए हैं, और ये दोनों ही अल्कलीज है। अल्कलीज क्या है, अल्कलीज के बारे में बता दिया कि वैसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होगा, वैसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होगा उसको क्या कहेंगे, अल्कलीज। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितने भी अल्कलीज होते हैं ना वो हाइड्रोक्साइल आयंस फॉर्म करते हैं एक्वस सॉल्यूशंस में, इसको याद रख लेना। ऑल अल्कलीज आर बेसेस, एंड जितने भी अल्कलीज होंगे वो बेसेस तो होंगे, लेकिन सभी बेसेस अल्कलीज नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। सारे अल्कलीज बेस होगा लेकिन सारे बेसेस अल्कलीज नहीं होता है। अब जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड ये बेस है बट ये इनसॉल्युबल है, और इनसॉल्युबल है दैट मीन्स कि अल्कलीज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अल्कलीज हमेशा सॉल्युबल होता है। जिस प्रकार से हमने एसिड के क्लासिफिकेशन को समझा था, इसी तरह बेस का भी क्लासिफिकेशन स्ट्रेंथ के बेसिस पे और कंसंट्रेशन के बेसिस पे होता है। स्ट्रेंथ का भी उसी तरह से स्ट्रॉन्ग और वीक होगा, जैसे एसिड में था ना वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा था, यहाँ पर भी वैसे ही है, स्ट्रॉन्ग में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा बेस, वीक में नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेशन में भी पता है बेस की मात्रा अगर ज़्यादा हो, वाटर की मात्रा कम हो तो कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस, और अगर बेस कम हो वाटर ज़्यादा हो तो डाइल्यूट बेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो टेस्ट में जो बेसेस होते हैं ये बीटर होते हैं। फिजिकल इसका स्टेट क्या है, तो बेसिस जो होता है वो जनरली सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में होता है, ये टच में सोपी टाइप में होता है। ये भी अच्छा इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, यानी कि इससे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, हो सकता है, जो कि यहाँ पे देख लो। बेसिस भी कोरोसिव नेचर के होते हैं, खास करके जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, यानी कि जो अल्कलीज होते हैं जैसे NaOH, ये कोरोसिव नेचर का होता है, ये स्किन जल सकता है। जो बेसेस होते हैं ये इंडिकेटर के कलर को भी चेंज कर देते हैं, यानी कि ये ब्लू को रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। चलो अब यहाँ पे इंडिकेटर के बारे में आप लोग बता रहा हूँ। इंडिकेटर क्या होता है, केमिकल कंपाउंड होता है जिससे कि पता चल सकता है कि ये एसिड है या बेस है। टाइप्स अगर हम इंडिकेटर का बात करें तो 3 टाइप का इंडिकेटर होता है, नेचुरल, सिंथेटिक और ओल्फैक्टरी। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, जो हमें प्लांट से नेचुरली मिलता हो, जैसे लिटमस और टर्मरिक। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, तो वैसे इंडिकेटर जो लैब में बनाया जाता है, जैसे फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज। एंड थर्ड है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, तो स्मेल से हम पता कर सकते हैं कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है, दैट इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, जैसे कि वैनिला, ओनियल और क्लोव ऑयल। अब जैसे ऑनियन का जो स्मेल होता है वो बेस के कांटेक्ट में डिमिनिश्ड हो जाता है और एसिड के कांटेक्ट में सेम रह जाता है, तो पता चल जाएगा कि वो एसिड है या बेस है। अब इंडिकेटर का यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा चार्ट दिया हुआ है। जैसे जो रेड कलर का लिटमस पेपर होता है वो एसिड के कांटेक्ट में आने से रेड ही रहेगा, जबकि बेस के कांटेक्ट में आने से वो ब्लू हो जाता है। वहीं ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर होता है वो रेड हो जाता है एसिड के कांटेक्ट में, वहीं बेस के कांटेक्ट में ब्लू का ब्लू ही रहेगा। जो टर्मरिक होता है वो एसिड के कांटेक्ट में कोई चेंज नहीं लाता है,
बेस के कांटेक्ट में टर्मरिक रेड कलर का हो जाएगा। जो फिनोप्थेलिन होता है वो एसिड के कांटेक्ट में इसमें कोई चेंज नहीं, कलरलेस रहता है। वहीं बेस के कांटेक्ट में ये पिंक हो जाता है। और जो मिथाइल ऑरेंज होता है ये एसिड के कांटेक्ट में रेड होगा, बेस के कांटेक्ट में ये येलो कलर का हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, तो इससे न सिर्फ हम पहचान सकते हैं कि कोई चीज़ सिर्फ एसिड और बेस है, बल्कि हम ये भी पता कर सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अब इसका कुछ कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे दिया है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस वजह से मैं इस चीज़ को स्किप कर रहा हूँ। आपको चाहो तो इसके इंपॉर्टेंस को याद कर सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। बेसेस का केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो कि जो बेसेस होते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का साउंड क्या है, पॉप साउंड, बता ही दिया था हमने। अच्छा, जितने भी मेटल्स होते हैं ना वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ ही मेटल्स ऐसे होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, और जो बेस के साथ जो मेटल रिएक्ट करेंगे उसको हम नेचर में बोलेंगे कि वो क्या है, एम्फोथेरिक है। जैसे मेटल्स जो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, उसको क्या कहेंगे, एम्फोथेरिक। ठीक है, जैसे जो जिंक है इसको आप एम्फोथेरिक इन नेचर बोल सकते हैं क्योंकि ये बेस के साथ भी रिएक्ट होता है और एसिड के साथ भी रिएक्ट होता है। क्या फॉर्म कर रहा है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। अगला दिया है बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। वैसे बेसिस अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करके देता है। वहीं याद रख लेना कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या था, बेसिक। वहीं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर है वो क्या है, एसिडिक। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल के देख लो, बेसिस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करके क्या फॉर्म किया, साल्ट और वाटर। तो ओवरऑल हमने इस चीज को पढ़ा। नेक्स्ट आ जाओ सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है जिसको कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा फॉर्म होता है। अब आप लोगों को कुछ केमिकल प्रिपरेशन पढ़ने हैं सॉल्ट के बारे में, इन सब का फॉर्मूला ये सब सारा याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी केमिकल प्रिपरेशंस भी आप यहाँ पे देख लो कि कैसे इसकी केमिकल प्रिपरेशंस होती है। जैसे अगर हमको अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करना होगा तो क्या होगा, तो NaCl को अगर वाटर के साथ अगर हम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इससे ये फॉर्म हो जाता है। इसका यूज़ हो किया जाता है सोप डिटर्जेंट्स में, मैन्युफैक्चर में, ऑयल रिफाइनिंग में, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्म होता है, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है इसको अगर क्लोरीन के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्म हो जाता है। इसका यूज़ किया जाता है पानी को साफ करने के लिए, या फिर कॉटन को ब्लीच करने में इंडस्ट्रीज वगैरह में इसका यूज़ होता है, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी रूप में हम इसका केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaCO3। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, तो सबसे पहले हम NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इन सब के रिएक्शन से हम NaCO3 फॉर्म कर लेते हैं। फिर NaCO3 को हम हीट करते हैं तो बेकिंग सोडा हमें मिल जाता है। इसका यूज़ हम करते हैं एंटासिड के रूप में, यानी एसिडिटी को हटाने में, स्टोमैक में जो हमारी एसिडिटी बढ़ जाती है ना उसको घटाने में। साथ ही बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले तो जो ऊपर में NaCO3 वाला रिएक्शन पड़े इससे हमें ये मिला, फिर Na2CO3 का हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, यानी कि वाटर इसमें ऐड करते हैं तो Na2CO3 10H2 मिल जाता है। फिर इसका फिर सॉल्वे प्रोसेस द्वारा अगर पूछ दे कैसे इसको किया जाए, ये सॉल्वे प्रोसेस वाला करना होगा तो पूरा ऊपर से जो भी हमने बताया वो सबको आपको रिएक्शन करके इस तरह से दिखा देना है। वॉशिंग सोडा का अगर हम वो प्रॉपर्टी का बात करें तो वॉशिंग सोडा सॉल्युबल होता है वाटर में। सबसे पहले तो याद रखना, द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज अल्कलाइन। जो सॉल्यूशन होता है वॉशिंग सोडा का वाटर में वो अल्कलाइन होता है, जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में वो कन्वर्ट कर देगा। वहीं जो वॉशिंग सोडा का यूजेज है वो क्या है, तो इट इज़ यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इसका यूज ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में किया जाता है। साथ ही सोडियम कंपाउंड्स जैसा चीज बोरेक्स को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही हार्डनेस, वाटर का जो हार्डनेस होता है उसको परमानेंट रिमूव करने में भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब ये कैसे इसको फॉर्म करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो जिप्सम को यानी CaSO4 इंटू H2O को 373 केल्विन पे हीट करने पे हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर हम यूजेस का बात करें तो डॉक्टर्स इसका यूज़ करते हैं, बोन फ्रैक्चर होता है उस समय, फॉर मेकिंग टॉय, डेकोरेटिव मटेरियल, चौक, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सरफेस को ना स्मूथ करने में भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, वॉशिंग सोडा नहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।